आज हम पढ़ेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति व साइज में विभिन्नता होती है। अब जीवों के अंदर कोशिका की संख्या में विभिन्नता हो सकती है, आकृति में विभिन्नता हो सकती है और साइज में विभिन्नता हो सकती है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार अध्ययन करते हैं, देखो, वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब या आवर्धित यानी वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है, प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक यानी जो कोशिका के अंगों को रंग देता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, वैज्ञानिक सजीव कोशिकाओं का परीक्षण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का, जो कोशिका को बड़ा करके दिखा देती है। बाकी देखो, पृथ्वी पर लाखों जीव है, वह आकृति साइज में भिन्न है। देखो, पृथ्वी पर लाखों जीव है, उनकी आकृति भी अलग हो सकती है और उनका साइज भी छोटे बड़े हो सकते हैं। ऐसे ही उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। देखो आगे, कोशिकाओं की संख्या, प्रत्येक कोशिकाओं की संख्या के बारे में। क्या आप किसी लंबे वृक्ष व हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। अब देखो, बड़े जंतु में कोशिका कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृति व साइज में भिन्न होती है। अब इतनी सारी कोशिकाएं होती है, उनकी आकृति भी एक जैसी नहीं होती, उनकी आकृति क्या है, अलग अलग हो सकती है और उनका साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। अब देखो, मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है, अरबों खरबों कोशिकाएं होती है, यानी उनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती है, इसलिए उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिक जीव। देखो, तो बहुकोशिक जीव किनको बोलेंगे, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, ये क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव होते हैं। अगर देखो, छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। अब देखो, अगर कोई जीव है जिसमें क्या है, कोशिकाओं की संख्या कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होने से उसके कोई कार्य में या फिर कार्य कम होंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। उनमें वह सभी क्रियाकलाप या सभी क्रियाएं होती है जो ज़्यादा संख्या वाले जीवों में होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। देखो, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। अब इन खरबों कोशिकाओं का निर्माण या फिर मनुष्य का जीवन का प्रारंभ सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, और वो कोशिका कौन सी है, निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि व परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और ये कोशिका क्या करती है, गुणन करती है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और वृद्धि करके नया जीव बनता है। आगे देखो, चित्र 8.3 ए व बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिका कहते हैं। वो देखो, नीचे इसमें चित्र में दिखाया गया है, दो जीव दिखाए गए हैं, पहला अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अब ये दो जीव है जो एक ही कोशिका के बने हुए हैं। अब ये पूरा ये जो एक ही कोशिका है, ये पूरा एक ही कोशिका है, तो इस और ये भी क्या पूरा एक ही कोशिका है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिक जीव। यानी जिन जीवों का शरीर सिर्फ एकल कोशिका से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिक जीव। आगे देखो, तो अब तक हमने पढ़ा था कि संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। देखो, एक कोशिक जीव जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बने होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिक। और बहुकोशिक जीव जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। एक कोशिक जीव भी वह सभी क्रियाएं आवश्यक क्रियाएं करता है, ठीक है। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। अब देखो, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो सारी क्रियाएं होंगी जो क्या एक बहुकोशिक जीव करता है।
अकोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता तथा पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सारी क्रिया करता है जो बहुकोशिक जीव करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। अब देखो उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, ये क्या है, बहुकोशिक जीवों में तो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं, और लेकिन अकोशिक जीव में सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। और उन विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, देखो कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं। हम देखो बहुकोशिक जीवों में क्या होता है, कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तक। यानी कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को हम क्या बोलेंगे, उत्तक। आगे देखते हैं कोशिका की आकृति। अब देखो आकृति के आधार पर कोशिका में विभिन्नता कैसे हो सकती है। देखो चित्र 8.3a को देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। ठीक है, इनकी आकृति क्या है, अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। यानी अमीबा की कोई आकृति फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अमीबा का हमने चित्र ऐसे देखा था अभी, जैसे ऐसे कोई अमीबा का चित्र है। ठीक है, अब इसकी ये संरचना ऐसे बदलती रहती है। अब ये जो उभरे हुए दिखाई देते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पादाब। इनको हम क्या बोलेंगे, पादाब। इनको हम क्या बोलते हैं, पादाब। ठीक है, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय तथा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते हुए बिगड़ते हैं। अब ये कब बनेंगे पादाब, एक तो अमीबा जब गति करता है तब बनते हैं और बिगड़ते हैं, और दूसरा जब वो भोजन का अधिग्रहण करते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं उस समय। आगे देखते हैं अब अमीबा की बदली हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने व भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। अब देखो अमीबा में जो पादाब बनते हैं उनका मुख्य काम क्या है, दो काम है। ठीक है, पहला काम क्या है, गति प्रदान करना, और दूसरा काम क्या है, भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, भोजन का ग्रहण करना, ये दो काम है इसके। अब आगे देखो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। अब देखो एक कोशिक जीव कौन सा है जो आकृति बदल सकता है, वो है अमीबा। और एक कोशिका कौन सी है जो अपनी आकृति बदल सकती है, वह WBC। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है। तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक कोशिक जीव का नाम बताओ जो अपनी आकृति बदल सकता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, अमीबा। और एक कोशिक की संरचना क्या होगी जो अपनी आकृति बदल सकती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, WBC। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है। चित्र 8.4ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। ठीक है, नीचे देखते हैं कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी हो सकती है। अब देखो कोशिका की आकृति कैसे हो सकती है, तो गोलीय हो सकती है, या चपटी गोल हो सकती है, या फिर लंबी हो सकती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, यानी जो कोशिकाएं लंबी होंगी उनके क्या होंगे, दोनों सिरे ऐसे नुकीले होंगे, यहाँ से निकले होंगे, और बीच में से क्या होगी, ये थोड़ी मोटी होंगी। कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है वैसे कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है। वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय। अब देखो हमारे शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा, और उनको संदेश कौन पहुंचाता है, ये तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखो तीनों कोशिकाएं दिखाई गई है मनुष्य की। पहली कौन सी है, RBC, और इनकी आकृति कैसी है, गोल। दूसरी है पेशी कोशिका, और इनकी आकृति कैसी है, तर्करूपी कोशिका। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्या है, पतली, और बीच में से क्या है, मोटी। और तीसरी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? देखो आकृति प्रदान कौन सा भाग करता है कोशिका का? देखो कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों तथा जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। अब देखो मान लो मैंने ऐसे कोई एक कोशिका की संरचना बनाई है, ठीक है। देखो ये क्या है, इसकी एक झिल्ली है, इसके अंदर सारी कोशिका उपस्थित होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यह झिल्ली पौधों व जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। तो आकृति कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। जैसे मैंने झिल्ली को ऐसे बना दिया, गोल बना दिया, तो इसका मतलब ये कोशिका की आकृति कैसे होगी? गोल होगी। अगर मैंने झिल्ली को ऐसे बना दिया तो इसका मतलब आकृति कैसी होगी? आयताकार होगी। अगर मैंने झिल्ली को ऐसे बना दिया त्रिभुजाकार में, तो इसका मतलब इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कोशिका को आकृति कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जो जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखो कोशिका झिल्ली पौधों व जंतुओं में तो होती है, लेकिन पादप कोशिका में एक और झिल्ली होती है, बाहर एक और दीवार होती है, ठीक है। जैसे ये आ गई हमारी कोशिका झिल्ली और इसके बाहर एक और दीवार होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब ये सिर्फ पादप और जीवाणुओं में ही पाई जाती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? उसको रक्षा करना, ठीक है। देखो पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। अब इसका काम क्या है? ये तो कोशिका आकार प्रदान करती है और दूसरी दृढ़ता यानी उसको दृढ़ बनाती है, ठीक है, कठोर बनाती है, जिससे उनकी रक्षा हो जाए। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पौधों और जीवाणुओं में। और ये क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर का एक बाहरी आवरण है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कोशिका का साइज। देखो साइज के आधार पर कोशिका में किस प्रकार विभिन्नताएं होती है। देखो सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, यानी अब देखो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी बहुत छोटा हो जाता है, यानी माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अतः कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो सिर्फ हमें सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। सामान्यतः कोशिकाएं हमें सीधी आंखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है। उनके लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की। देखो आगे, उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा या आवर्धित करना आवश्यक है, ठीक है। उनको देखने वाले हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, जो उस कोशिका को क्या करता है? हमें जूम करके दिखाता है या फिर बड़ा करके दिखाता है। देखो सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना होता है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु कोशिका, जिसका साइज कितना है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। देखो आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज कितना है? 170 बाई 130 mm का होता है। तो देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु कोशिका, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? एक कोशिका है ना, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी कोशिकाओं को हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। हम आगे देखते हैं, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता, ठीक है। अब कोई कोशिका बड़ी या छोटी है, इसका संबंध या ये नहीं कह सकते कि कोई पौधा बड़ा है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, या फिर कोई जंतु बड़ा है तो उसका कोशिका की साइज बड़ा होगा, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से, ठीक है, उसका संबंध किससे? उसके काम से, ठीक है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में लंबी व शाखान्वित होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये हाथी हो चाहे चूहा, चाहे बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव, सभी में लंबी होती है, क्योंकि इनका क्या कार्य के अनुसार ये काम करती है। अब देखो आगे, वह संदेश के स्थानांतरण का
काम करती है। तो तंत्रिका कोशिका क्या करती है? संदेश का स्थानांतरण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके प्रकार्य के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था कि कोशिका संख्या, आकृति और आकार में किस प्रकार भिन्न हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना व प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, हमने पढ़ा है पहले कक्षा 7 में। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। ठीक है, इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल व खनिज लवणों का अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण में मदद करती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था पहले ही कि उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के विशिष्ट समूह में क्या बोलते हैं? उत्तक। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। ठीक है, तो उत्तक एक समान कोशिकाओं को वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार या फिर कार्य करता है। पहली क्वेश्चन में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं। तो अंग किसके बने होते हैं? उत्तक के। और उत्तक किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है।